लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। हम सभी लोग मिलके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का विज्ञान का कोर्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 से, यानी असंक्रामक रोग और अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले रोग। तो इसमें ये आज का हमारा वीडियो, इसमें हम पार्ट 2 की बात करेंगे। यानी इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने असंक्रामक रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, उनके ऊपर चर्चा की थी। तो इस वीडियो में ये पार्ट 2 है पिछले वीडियो का। और क्योंकि डायबिटीज़ है, मधुमेह है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम कुछ पार्ट्स में कम्प्लीटली पढ़ लेंगे और आई होप कि आप लोग यूं ही साथ में बने रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ यानी मधुमेह। तो आज हम बात करने वाले हैं मधुमेह की, यानी डायबिटीज़ की। मधुमेह जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक का है मधु, यानी एक को हम मधु बोलेंगे, प्लस दूसरा है मेह, मधुमेह। तो आप लोगों से मैं पूछता हूं कि इसका करेक्ट मीनिंग क्या है, यानी आप लोग क्या जानते हैं मधुमेह क्या होता है। तो अगर हम इसको यहां पे ब्रेक करें और समझेंगे, मधु को हम बोलते हैं शहद, मधु को हम शहद बोलते हैं, और मेह को हम बोलते हैं वर्षा। अब शहद की इंग्लिश के हम अगर बात करें तो शहद को इंग्लिश में हम बोलते हैं हनी, और वर्षा को हम बोलते हैं रेन। तो अंततः मधुमेह का मतलब क्या होता है, मधु का मतलब होता है शहद और मेह का मतलब होता है वर्षा। इसका मतलब क्या हुआ कि हनी रेन। तो इसको हम कंप्लीटली क्या बोलेंगे, रेन ऑफ हनी। तो इसको हम बोलेंगे रेन ऑफ हनी, यानी शहद की वर्षा। तो इसी को हम बोलते हैं मधुमेह यानी डायबिटीज। अब वर्षा शहद की कैसे, अब सिंपली होता क्या है, होता यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज यानी मधुमेह हो जाता है तो उस व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी ज्यादा आती है। दूसरी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को जब वो पेशाब करता है, जब वो मूत्र त्यागता है, तो वहां पे भी ग्लूकोज की मात्रा होती है, जिससे जो चींटी और चींटे होते हैं वो आकर्षित होते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि उसकी यूरिन में, उसके मूत्र में क्या निकल रहा है, ग्लूकोज की मात्रा निकलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो मूत्र है वो हल्का गाढ़ा हो जाता है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं रेन ऑफ हनी, यानी हनी की वर्षा होती है। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों से क्वेश्चंस पूछता हूं, तो उनको हम देखते हैं। तो क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप प्रातः कितने बजे उठते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। कुछ लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और कुछ लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, कुछ लोग 12 बजे उठते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं। यानी जितने क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये डिफाइन करेंगे कि आप लोग क्या करने वाले हैं, आपका शरीर, आपकी आदतें कैसी होने वाली हैं, और इसी से आपका जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है और आपको होने वाले जो बीमारियां हैं वो होंगी या फिर नहीं होंगी, ये सब डिफाइन आप ही खुद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आप प्रातः कितने बजे उठते हैं। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट में जरूर करिएगा, मैं उसको देखूंगा। जो लोग 8 बजे के बाद उठते हैं या जो लोग सूर्योदय होने के बाद उठते हैं तो वो थोड़ी गंभीर समस्या है। कोशिश करिए आप लोग कि सुबह जल्दी उठा करिए, रात्रि में देर तक ना पढ़ें। अगर पढ़ते हैं तो 12 बजे तक आप पढ़िए और सुबह 6 बजे तक उठ जाइए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग अपनी दिनचर्या को किस तरीके से करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि नित्य क्रिया के उपरांत आप क्या करते हैं, यानी आप सुबह उठते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं,
उसके बाद में आप क्या करते हैं? उसके बाद में क्या आपके पास कोई टाइम टेबल है? उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करते हैं, या फिर आप बस बैठते हैं, वेट करते हैं और जो समझ में आता है उसी को शुरू कर देते हैं? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा विचार करें कि नित्य क्रिया के उपरांत आप लोग क्या करते हैं। तो आप लोग, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या करते हैं, तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। उसके बाद में रात्रि में भोजन कितने बजे आप लोग करते हैं? रात में भोजन करने का जो सही समय होता है वो लगभग 7 से 8 के बीच होता है, क्योंकि अगर आप 7 से 8 के बीच में भोजन कर लेंगे तो उसको पाचन करने के लिए, यानी हमारे पेट में, आमाशय में उसका पाचन होगा, तो उसके लिए समय पर्याप्त मिल जाता है। तो सुबह मॉर्निंग में आप बहुत ही शानदार तरीके से हल्के होंगे और आपको अच्छा फील होगा। अगर आप भोजन 11-12 बजे करते हैं तो पाचन में समय कम मिलेगा, तो भोजन का पाचन सही नहीं हो पाएगा और उसके अंदर जो विटामिन्स, प्रोटीन्स हैं, यानी उसके अंदर जो पोषक पदार्थ हैं वो आपको ज़्यादा सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिए और आप लोग बताइए कि आप लोग रात में कितने बजे भोजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दोपहर में भोजन में आप लोग क्या खाते हैं? मतलब क्या आपके कोई डाइट प्लान, चार्ट आपके पास बना हुआ है कि आपको इस पर्टिकुलर डे पे ये खाना है या फिर ये खाना है, ये नहीं खाना है ना? अगर आपका कोई चार्ट बना हुआ है कि आपको ये नहीं खाना है, जैसे कुछ लोग फास्ट फूड नहीं खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा तेल से तली चीज़ें नहीं खाते हैं, कुछ लोग पूड़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग चीनी बहुत कम खाते हैं, तो आप क्या चीज़ नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि उसी से हमारे अंदर बीमारियां आएंगी या फिर नहीं आएंगी, ये हम डिफाइन करते हैं, ये हम उसको आने देते हैं या फिर नहीं आने देते हैं। उसके बाद में फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप अपनी दैनिक क्रियाएं बताइए, यानी आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप दिन भर करते हैं। आप लोग, क्योंकि आप लोग विद्यार्थी होंगे तो आप लोग पढ़ाई करते होंगे, पढ़ाई के अलावा आप लोग कितनी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? क्या आप लोग सुबह उठते हैं और रात में सोने से पहले तक पढ़ाई करते रहते हैं, या फिर आप लोग समय को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं? आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या पढूं, क्या ना पढूं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, उसका निवारण जरूर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर जो गलतियां हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि पौष्टिक आहार किसे कहते हैं? मतलब एक पौष्टिक आहार एक ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ पाए जाते हों, जैसे उचित मात्रा में प्रोटीन हो, उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, उचित मात्रा में विटामिन्स हो, फैट हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है, उचित मात्रा में, तो उसको हम बोलते हैं पौष्टिक आहार। तो आई होप कि आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे और ये सभी क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़, मधुमेह क्या होता है। मधुमेह के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, यानी मधुमेह कैसे होता है और कौन कौन से मधुमेह के बचाव हो सकते हैं और मधुमेह की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हम एवरीथिंग, हर चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एकदम सामान्य भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से, कि मधुमेह क्या होता है। आपके सामने बोर्ड पर ये मधुमेह की बहुत ही आसान परिभाषा लिखी हुई है। वह स्थिति जब शरीर में इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज से रिलीज होता है। आगे हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में, तो जानेंगे कि पैनक्रियाज में कहाँ से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है जिसके फलस्वरूप शरीर में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा का परिवर्तन ग्लाइकोजन, ये वर्ड थोड़ा हमको जानना है, ग्लाइकोजन में नहीं हो पाता है। अब होता क्या है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा का स्रोत है, यानी जिससे हमको ऊर्जा, एनर्जी मिलती है, वो ग्लूकोज है। अब होता क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं, जब हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। खाना में रोटी हो सकती है, दाल हो सकता है, दूध हो सकता है, तो निम्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हम खाते हैं। वो जब हमारे शरीर में जाते हैं तब उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उनमें फैट होता है
और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो उसके अंदर ग्लूकोज होती है। जब वो हमारी बॉडी में जाता है तब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, पाचन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज शरीर में निकलती है। और खाना खाने के बाद में हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप जो बढ़ी हुई मात्रा ग्लूकोज की है उसको इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन, वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब होता क्या है, जब बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज मेंटेन रहता है। लेकिन यदि इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलेगा या फिर बहुत कम निकलेगा तो जो ग्लूकोज की बड़ी मात्रा है वो परिवर्तन नहीं हो पाएगी, किसमें? ग्लाइकोजन में। और फिर क्या होगा, वो लगातार बढ़ती रहेगी और हमारे ब्लड में उसकी मात्रा आएगी और फिर उसके बाद में यूरिन के थ्रू यानी मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा देखी जाएगी और उसी को हम डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। तो इंसुलिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। अतः रुधिर में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है और जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति 100 ml हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं मधुमेह यानी डायबिटीज। तो हम इसी को डायबिटीज यानी मधुमेह कह देते हैं। अब इसे हम एक और नाम है जिससे जानते हैं, वो है हाइपरग्लाइसीमिया। इसे हम हाइपरग्लिसीमिया भी कहते हैं। यानी हाइपरग्लिसीमिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाई ब्लड शुगर। इसका मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है हाई, ठीक है। और ग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड शुगर। तो हाइपर ब्लड शुगर यानी हाइपर ग्लाइसीमिया यानी हाई ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं उच्च रक्त शर्करा, ठीक है। तो इसको हम हाइपर ग्लाइसीमिया भी कहते हैं यानी हाई ब्लड शुगर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में शुगर की जो मात्रा होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसके बाद हम समझेंगे कि डायबिटीज होती कैसे है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं डायबिटीज को होने के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डायबिटीज क्या है तो आप सिंपली उसको लिख के आएंगे। इस परिभाषा को आप लोग कॉपी पे लिखेंगे और वहां पे लिख के आएंगे। और आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे डायबिटीज क्या होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डायबिटीज क्या है और यह कैसे होती है, तो इसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो आपके सारे प्रश्न, जितने क्वेश्चंस डायबिटीज से बनेंगे, आप लोग सभी क्वेश्चंस को कंप्लीटली सही सही करके आएंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसमें मधुमेह रोग कैसे होता है, कौन कौन से कारण हैं जिससे मधुमेह हो सकता है। तो यहां पे हम सारी बात करेंगे। जब अग्नाशय की बीटा कोशिका, सबसे पहली बात यह है कि अग्नाशय का मतलब पैनक्रियाज होता है और पैनक्रियाज में बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी जिसके अंदर अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियां दोनों पाई जाती हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम्स को उत्पन्न करती हैं और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन्स को उत्पन्न करती हैं। तो उन्हीं में से यानी पैनक्रियाज में जो सबसे ज्यादा भाग होता है वो होता है एंजाइम उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का। और कहीं कहीं पे गुच्छे होते हैं, तो उन गुच्छों को हमने बोला आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो उसी में बीटा कोशिकाएं होती हैं। तो बीटा कोशिका क्या करती हैं? ये इंसुलिन को उत्पन्न करती हैं। यानी जब अग्नाशय की बीटा कोशिका उचित मात्रा में इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न नहीं करती हैं अथवा किसी कारणवश बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अगर बीटा कोशिकाएं कंप्लीटली पूर्णतः नष्ट हो जाएंगी तो इंसुलिन नहीं बनेगा और डायबिटीज हो जाएगा। यानी हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो सामान्य नहीं होगी और इस स्थिति को हम डायबिटीज यानी मधुमेह कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मधुमेह होता है, यानी बीटा कोशिकाओं का होना बहुत जरूरी होता है। अतः रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है और व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, अगर किसी को मधुमेह है,
तो उसको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं वो हम सब जानेंगे। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से डायबिटीज यानी मधुमेह होती है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर हम जानेंगे कि किस तरीके से डायबिटीज होती है। ये हमारा पेट है, इसको हम बोलते हैं स्टमक, यानी ये हमारा आमाशय है। और यहां पे लीवर होता है, जिसे हिंदी में हम यकृत कहते हैं। और यहां पे एक छोटी सी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। फिलहाल लीवर क्या है? लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? वो लीवर है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और पैनक्रियाज, ये है पैनक्रियाज, इसी को हम बोलते हैं अग्नाशय। यही वो एक प्रकार की जादुई ग्रंथि है, ठीक है। तो पैनक्रियाज है। अब इस पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज है क्या? पैनक्रियाज एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड होती है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं डायबिटीज की, तो हम सिर्फ बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, ठीक है। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन्स को उत्पन्न करती है। तो पैनक्रियाज में विशेष प्रकार की कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसको हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो पैनक्रियाज में ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियों का गुच्छा होता है, जिसको हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसके बारे में कुछ बताया था। तो उन्हीं के नाम पर हमने इसको लैंगरहैंस कह दिया। तो इसको हिंदी में हम बोलेंगे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं और इनके अंदर इनके अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका और डेल्टा कोशिका। लेकिन यहां पे हम सिर्फ बात करने वाले हैं अल्फा और बीटा कोशिका के बारे में, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। तो हमने आपसे कहा था कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती। कौन कौन सी? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और गामा कोशिका। जो अल्फा कोशिका होती है वो एक विशेष प्रकार का हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन, उसको उत्पन्न करती है। बीटा कोशिका जो होती है वो विशेष प्रकार का हार्मोन है इंसुलिन, उसको उत्पन्न करती है। और उसके बाद में जो डेल्टा कोशिका है वो उत्पन्न करती है सोमैटोस्टेनिन नाम का हार्मोन। और जो गामा कोशिका है वो उत्पन्न करती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो यहां पे हम सिर्फ बात करने वाले हैं अल्फा कोशिका के बारे में और बीटा कोशिका के बारे में। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, जब किसी व्यक्ति ने भोजन किया, किसी व्यक्ति ने कोई खाना खाया, भोजन किया, और भोजन में व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति ने रोटी खाई, ठीक है। अब रोटी में क्या होता है? रोटी में होता है स्टार्च। रोटी में स्टार्च होता है।
और स्टार्च क्या है? स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा तो उससे क्या निकलेगा? उससे बनेगा ग्लूकोज। तो उससे ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ग्लूकोज है क्या? हमारे लिए ऊर्जा का सबसे ज्यादा बेहतर स्रोत है ग्लूकोज। तो फाइनली अगर हम समझें, ग्लूकोज इंसान ने लिया एज ए भोजन के रूप में, ठीक है। अब जब ग्लूकोज अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, तब ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ेगी। अब उसको कम करने के लिए पैनक्रियाज ने क्या किया? उसको ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को कम करने के लिए पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं थी उसमें जो बीटा कोशिका थी, उसने इंसुलिन नाम के हार्मोन को उत्पन्न किया। अब इसका कार्य क्या होता है? ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। तो जैसे ही जो ग्लूकोज भोजन के रूप में हमारे पेट में आया था, हमारी बॉडी में आया था, जो उसकी ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा थी उसको इंसुलिन ने कम कर दिया है। अब यदि बीटा कोशिकाएं मर जाएं या बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाएं और किसी कारणवश इंसुलिन ना निकले, तो जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ था वो बढ़ा हुआ ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर के अंदर जो शुगर है, जो शर्करा है, जो ग्लूकोज है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाया है, वो पच नहीं पाया है और अंततः क्या होगा? शरीर में दुनिया भर की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके विपरीत जो दूसरा हमारा सेल है, कोशिका है, वो है अल्फा कोशिका। यानी बीटा कोशिका के बिल्कुल विपरीत जो अल्फा कोशिका है वो क्या करती है? वो एक विशेष प्रकार का हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकेगॉन, उसको उत्पन्न करती है और जिसका जो कार्य है वो बिल्कुल इंसुलिन के विपरीत है। यानी वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए जब कोई व्यक्ति अनशन पर बैठता है, आप लोगों ने सुना होगा कि महात्मा गांधी जी कई बार अनशन पे बैठे थे, अन्ना हजारे जी भी कई बार अनशन पे बैठे हुए हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति भूखा रहता है, भूख हड़ताल करता है, वो भोजन नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं ऊर्जा एकत्रित रहती है और जब वो भोजन नहीं करता है तो वही एकत्रित ऊर्जा धीरे धीरे शरीर इस्तेमाल करता रहता है। तो वो जो एकत्रित ऊर्जा है वो किस रूप में इकट्ठा रहती है? वो इकट्ठा रहती है ग्लाइकोजन के रूप में। और कहाँ रहती है? हमारी मांसपेशियों में या हमारे यकृत में, ठीक है। अब होता क्या है, जो एकत्रित ऊर्जा है ग्लूकोज के रूप में थी, ग्लूकोज से वो इंसुलिन के प्रभाव से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गई। और जब कोई व्यक्ति भोजन नहीं करता है, यानी जब शरीर में ग्लूकोज की कमी पड़ती है, तब क्या होता है? तब निकलता है ग्लूकेगॉन हार्मोन और वो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे शरीर में फिर से ग्लूकोज का लेवल बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपके दिमाग में रह गया है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए और उसके ऊपर फिर नेक्स्ट क्लास में हम पूरी बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो अभी जो भी हमने समझा है उस पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संचित रहता है? हमारे बॉडी में ग्लूकोज किस रूप में इकट्ठा रहता है, किस रूप में एकत्रित रहता है? आप लोग बताइए। हमारे शरीर में ग्लूकोज यकृत तथा मांसपेशियों में, यानी लीवर एंड मसल्स, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये लीवर है, ये यकृत है, यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित है, ठीक है। अब क्या होगा, ग्लूकेगॉन हार्मोन के प्रेजेंस में, यानी ग्लूकेगॉन हार्मोन
हार्मोन के उपस्थिति में क्या होगा, जो ये ग्लाइकोजन है ये किस में ब्रेक होगी, ये ब्रेक होगी, ये कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में, ये कन्वर्ट हुई ग्लूकोज में और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। अब इससे क्या होगा, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा एक सामान्य स्थिति से ज्यादा बढ़ेगी तब इस ग्लूकोज के ऊपर इंसुलिन आकर काम करेगा और इसे फिर से ग्लाइकोजन में, इसे फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और ये हमारे लीवर में या मांसपेशियों में इकट्ठा रहेगी। तो इस तरीके से हमारे मांसपेशियों से और लीवर से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलती है और फिर उसको इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम इसके आगे बात करेंगे अब इंसुलिन के बारे में, क्योंकि हमारे लिए इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इंसुलिन क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो अगर कोई भी प्रकार का क्वेश्चन, कोई भी प्रकार का प्रश्न अगर इंसुलिन से आएगा तो आप लोग जरूर उसको लिख के आएंगे। तो अब हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन के ऊपर अगर आपसे कोई अतिलघुत्री या फिर लघुत्री क्वेश्चन आता है तो आप लोग इन 5 पॉइंट को लिख के आएंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहली बात, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। इंसुलिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट, यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और यकृत एवं पेशियों में संग्रहित करता है। मुझे लगता है कि आप लोग इस पॉइंट नंबर 2 को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और जो यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित रहता है। उसके बाद में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा विमुक्त होती है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? हमारे शरीर की जो सबसे सूक्ष्म इकाई है वो हमारी कोशिका है, हमारी सेल है। और जहां जहां पे सेल है वहीं पे सिर्फ जीवन है, जहां पे कोशिका नहीं है वहां पे जीवन नहीं हो सकता है। तो हमारी सेल के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमको दुनिया भर के ढेर सारे वहां पे कोशिकांग मिलेंगे, यानी हमारी कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होंगे, जैसे न्यूक्लियस यानी केंद्रक, उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो हमको गुणसूत्र मिलेगा और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका है। तो बहुत सारे वहाँ पे कोशिकांग हैं। उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा विमुक्त होती है। तो आप लोगों ने समझा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम? कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी वहां से ऊर्जा विमुक्त होती है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4, रुधिर में ग्लूकोज की निश्चित मात्रा बनाए रखने में इंसुलिन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद वसा ऊतकों में, हमारे शरीर में जो फैट होता है, वसा होता है, वो हमारे ऊतकों में एकत्रित रहता है। तो ऐसे कुछ विशेष ऊतक हैं जिसमें वसा उपस्थित रहता है, जैसे एडिपोज ऊतक। हमारे शरीर में एडिपोज ऊतक में वसा इकट्ठा रहता है। तो वसा ऊतकों में वसा संश्लेषण को प्रभावित करती है। जैसा अगर हम समझे एकदम सामान्य भाषा में, जो लोग अधिक शुगर का सेवन करते हैं, जो लोग अधिक मात्रा में चीनी खाते हैं या फिर ज्यादा मात्रा में मीठा खाते हैं, तो उनके अंदर जो वसा होता है, फैट होता है, वो ज्यादा मात्रा में ज्यादा तीव्र गति से एकत्रित होने लगता है और उससे क्या होता है? बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो अगर आप लोग शुगर को अवॉइड करें, चीनी को अवॉइड करें, तो आप एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि चीनी को छोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। जो लोग पिछले कई वर्षों से
चीनी खाते आ रहे हैं वो चीनी को छोड़ नहीं सकते। और ऐसे ही न जाने कितने प्रकार के बैड हैबिट्स को हम अपने अंदर पाले हुए हैं, जिससे हमको विभिन्न प्रकार के रोगों से सामना करना पड़ता है। तो ये हमने समझा यहाँ पे इंसुलिन के बारे में। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है, यानी मधुमेह कितने प्रकार का होता है, जैसे डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। यानी एक ऐसा डायबिटीज़ होता है, एक ऐसा मधुमेह होता है जिसमें इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी जो इंसुलिन हार्मोन है वो हम बाहर से इस्तेमाल नहीं करते हैं बॉडी में। और एक ऐसा डायबिटीज़ है, मधुमेह है, जिसमें इंसुलिन की आवश्यकता इंजेक्शन के फॉर्म में पड़ती है, इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। तो हम सब कुछ समझेंगे, कंप्लीट समझेंगे। बस आप लोग यूं ही साथ में बने रहें ताकि हमारा उत्साह और अच्छा रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद।